Today's topic is analytical chemistry. What is analytical chemistry? This is chemical characterization of a substance. समझ आई? नहीं आई? आ भी नहीं सकती. यहां हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिकल एनालिसिस. तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस, व्हाट इज केमिकल एनालिसिस. और इसके अंदर एक सब लेक्चर होगा, वो ये होगा कि अटेंशन इज द मदर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज द मदर ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ मेमोरी. तो हम देखेंगे कि किस तरह इन बिटवीन इसी में कि किस तरह तवज्जो देंगे, गौर करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंटरेस्ट पैदा होगी, दिलचस्पी पैदा होगी. सो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? इट इज ए केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस क्या होता है? दो किस्मों का होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. What is qualitative analysis? Detection and identification of constituent in a sample. समझ आई? नहीं आई? आ भी नहीं सकती. What is quantitative analysis? It is the determination of relative amount of constituent in a sample. समझ आई? नहीं आई? आ भी नहीं सकती. चलो दूसरे तरीके से देखते हैं कि जो केमिकल एनालिसिस है ये दो किस्म का होता है. एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटी, पहले लफ्ज क्वालिटी को देखें. क्वालिटी का मतलब आमतौर पे आपके जहन में आता है मेयार, लेकिन आप कहते हैं कि फलाना दुकानदार है उसके पास बड़ी क्वालिटी है, बड़ी क्वालिटी के कपड़े. ठीक है, यहां क्वालिटी का मतलब क्या है? किस्म. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि किसी चीज के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस किस्म की चीजें मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है तो इसमें क्या चीज है? प्लास्टिक है. ये आगे लगा हुआ है फोम और इसमें इंक है. हमने देखा है कि ये क्या किया है? क्वालिटेटिव एनालिसिस. एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? ये देखना कि जो चीज है उसमें चीजें जो हैं किस किस मिकदार में मौजूद है. कि यानी प्लास्टिक कितना है, इसका कितना वजन है, इसमें फोम कितना है, इसमें इंक कितनी है. समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी आई है, अब आएगी पूरी. ये हमारे पास एनालॉगस एग्जांपल है. दिस इज ए ड्राई फ्रूट प्लेट. सर्दियों में सारे बंदे ड्राई फ्रूट शौक से खाते हैं. इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये हमारा क्या है? सैंपल. ये क्या चीज है हमारी? सैंपल. उर्दू में क्या कहेंगे? नमूना, और इसको एनालाइट भी कहते हैं. What is sample? Anything under observation. कोई चीज अगर जेरे गौर हो तो उसको कहते हैं सैंपल. फॉर एग्जाम्पल आपने गंदम लेनी है तो आप क्या करते हैं? बाजार से वो थोड़ी सी गंदम दे देता है जो उस पूरी चीज की नुमाइंदा होती. आप गंदम लाते हैं, हाथ पे रखते हैं, ऐसे करके देखते हैं कि दाना इसका मोटा है, बारीक है. ठीक है, फिर देखते हैं इसमें हर्मल तो नहीं, स्मेल आ जाएगी, इसमें मिट्टी तो नहीं है, इसमें वो जो तरह की चीजें होती हैं वो तो नहीं है. तो आप क्या कर रहे होते हैं? उस गंदम के ऊपर गौर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. इसलिए वो कहता है भाईजान सैंपल ले जाओ. ठीक है, तो किसी भी चीज का हो, कोई चीज खरीदनी हो तो वो सैंपल देता है. तो सैंपल में हम क्या करते हैं? उस पर गौर करते हैं. तो किसी चीज पे, जिस चीज पे आप गौर करें उसको क्या कहते हैं? सैंपल. फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब मैं इस पे गौर करता हूं, इसकी शेप क्या है, इसका कलर क्या है, रेड कलर है. ठीक है, ये किस तरह इंक खुलता कैसे है. तो इस वक्त ये मार्कर क्या है? दिस इज सैंपल. और उसको उर्दू में क्या कहते हैं? नमूना. आपने देखा होगा कॉलेजों के अंदर या वो ही या शी नमूना जरूर होता है. ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है? बॉयज कॉलेज होगा तो लड़का होगा लंबे से बाल रखे होंगे, बड़ी बड़ी गोगल लगाई होंगी, हेडफोन लगाया होगा, अजीब सी टी शर्ट पहनी होगी. ठीक है, और अजीब पॉकेटों वाली उसने ट्राउजर पहना होगा, इधर से बैग लटकाया होगा, तुड़का मार के ऐसे करके थोड़ा सा चलेगा. ठीक है, अब होगा क्या? जो बंदा उसकी तरफ देखेगा, जो बंदा उसकी तरफ देखेगा, जो बंदा उसकी तरफ देखेगा, हर बंदा उस पर गौर करेगा, हर उसको ऑब्जर्व करेगा. तो वो क्या हो गया? सारे बंदे उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो वो क्या हो गया? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन.
तो नमूना, तो आप उसको क्या कहते हैं? ओह देखिए यार नमूना जा रहे हैं बाजार में, वो देखना सैंपल जा रहे हैं, सैंपल सैंपल सैंपल, जिसकी जरा ऑड सी लुकिंग होगी। क्यों सैंपल कहते हैं? कि सारे बंदे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो व्हाट इज सैंपल? विच इज एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर एग्जामिनेशन। तो इसको ड्राई फ्रूट की ये प्लेट क्या है? हमारा सैंपल। तो सबसे पहले हमें चीज दी जाएगी सैंपल। इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्या चीजें? नंबर 1 पीनट। ये क्या चीज है? पीनट। पीनट को क्या कहते हैं? ग्राउंड नट। पीनट किस लिए कहते हैं? मैंने कहा था अटेंशन। अटेंशन से क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग। पी का मतलब होता है मटर, नट यानी नट जो है मटर की तरह। ग्राउंड नट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जमीन में होती है, जमीन को ग्राउंड कहते हैं, इसलिए ग्राउंड नट कहते हैं। तीसरा इसका नाम क्या है? मंकी नट। मंकी की नट, मंकी की ये फेवरेट चीज, मंकी लव्स पीनट, इसलिए इसको मंकी नट कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अटेंशन। अटेंशन दे से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से इंटरेस्ट पैदा होती जा रही है। इसलिए ये तीनों लफ्ज याद हो जाएंगे कि नहीं? तो ये अंदाजे से हमने लिख लिया है, ये तकरीबन 4 ग्राम। अच्छा ठीक है, पहले हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें। पीनट हो गई। नंबर 2 हमारे पास ये चलगोजे महंगे इतने ज्यादा हैं, 10,000 रुपये किलो हैं, तो वो इसलिए मैंने 3। Oh, it's a $1 million question. Why the pine nut is so costly? ये दुनिया सवाल करती है। नंबर 1 इसकी 5 वजूहात है कि ये ग्रो करता है 7,000 से 10,000 की फीट के ऊपर। 12,000 फुट पे ट्री लिमिट होती है, ठीक है। नंबर 1 पहाड़ी यानी बहुत हाइट पे होगा, तो इसका मतलब मैदानी इलाकों में तो नहीं हो सकता। नंबर 2 इसको अगर बीज बोया जाए, ठीक है, तो इसको 100 साल के बाद ये बड़ा होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई, इट टेक्स 100 years टू मैच्योर। इसको फॉरेस्ट्री में कहते हैं रोटेशन, कि जिस मकसद के लिए कोई चीज लगाई है वो मकसद कितनी देर में हासिल होगा। मसलन टाली, दाल बर्जिया, सीसो, इसका रोटेशन है 40 year। फायरवुड के लिए 80 year है, फर्नीचर वुड के लिए यानी 80 year में ये इस काबिल होगी कि फर्नीचर बना सके। दूसरी प्रॉब्लम ये इसकी होती है कि इस कुछ ऐसे पाइनस हैं, ठीक है, जिनमें 3 साल लगते हैं, 3 साल में फल पकता है। 3 साल लगेंगे तो फल पकेगा। चौथी प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये इस कोन होती है, ठीक है, इसको कहते हैं चलगोजा। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? चलगोजा। चलगोजा का मतलब क्या? चल का मतलब 40 और गोजा का मतलब नट। इसके अंदर 40 नट कोन के अंदर होते हैं, और फिर टिम्बर माफिया इसको काटता रहता है। इसकी लकड़ी जो होती है चलगोजे की, उसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। फिर इसकी जो 5वीं रीजन ये है कि जब वो चलगोजा, वो जो कोन है, उतारनी बड़ी मुश्किल है, चूंकि 100 फुट ऊंचा होता है, 90 से 100 फुट, उसको निकालना, फिर उसको तोड़ना, ओए इतनी मुसीबत है। उसमें से अंदर से जाके वो इतना हार्ड लकड़ी कौन सी होती, जैसे पाइनएप्पल की कोन, उसमें से निकलता है। तो इसे निकलता फिर जब आप खाना शुरू करते हैं तो फिर भी ये तंग करता है, ये बाज नहीं आता। आप काटेंगे, टूट जाएगा, उसके अंदर रह जाएगा, हाथ आपके दर्द करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई 5 रीजंस कि ये इतना महंगा क्यों है, ठीक है। तो इसको पाइनस जिरार्डियाना कहते हैं। ये एक कैप्टन जिरार्ड था इंग्लैंड का, तो 1839 में ये इंग्लैंड लेके गया, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। तो ये कितने हो गए? 3। अच्छा, फिर ये हमारे पास क्या है? वॉलनट। वॉलनट, गौर करें इस लफ्ज पे, वॉल और नट। वॉल का मतलब दीवार, नट का मतलब है ऐसा नट जिसको दीवार पे मार के आप तोड़ेंगे। वैसे इसका मतलब ये नहीं है। वॉलनट का मतलब होता है फॉरेन नट। तो चूंकि इंग्लैंड में ये इटली से आया था, तो इसलिए इसका नाम वॉलनट पड़ गया। फिर 5वीं हमारे पास चीज कौन सी आ रही है? एलमंड, बादाम, बिल्कुल आंखों की तरह, ठीक है जी। तो इसलिए हमने क्या देखा कि हमारे सैंपल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। पीनट, पाइन नट, एक चीज में भूल गया, स्वीट बॉल, ये रेवड़ियां, ठीक है, इसके ऊपर वो लगी होती है, तेल से जो लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे सैंपल के अंदर? इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या कर रहे हैं? इसमें पीनट है, इसमें स्वीट बॉल है, इसमें पाइन नट है, इसमें वॉलनट है, इसमें एलमंड है। तो ये जो सारा काम हमने किया है कि देखा है कि सैंपल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ये कौन सा काम किया है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। इज इट क्लियर? अब बात समझ आई कुछ? अच्छा, अब करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि ये चीजें किस किस मिकदार में मौजूद है। हमने तो गिन के रखी हैं, अंदाजे से बता देते हैं कि पीनट 4 ग्राम है,
पाइन नट 1 ग्राम है, ठीक है, स्वीट बॉल्स 15 ग्राम है, वॉलनट 100 ग्राम है और एलमंड 6 ग्राम है। अब हमने जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनका वजन बताया, तो कौन सा एनालिसिस किया है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम एक जगह पे रख लेते हैं। व्हाट दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस इज क्वांटिटेटिव। कि कौन कौन सी चीजें मौजूद थी? क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है कि सैंपल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? पीनट, स्वीट बॉल, पाइन नट, वॉलनट, एलमंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पीनट कितनी है? 4 ग्राम, स्वीट बॉल 15 ग्राम, पाइन नट 1 ग्राम, वॉलनट 100 ग्राम, एलमंड 6 ग्राम। ये हमने क्या कर दिया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये सारे को हम कहते हैं एनालिटिकल डाटा, जो एनालिसिस से मिला, रिजल्ट ऑफ केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस की 2 किस्में हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं, जो तारीफ पहले पढ़ी थी समझ नहीं थी आई। वो समझ क्यों नहीं थी आई? डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है बनाने वाले। कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? बनाने। चाय के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पानी, दूध, पत्ती, चीनी, ठीक है। कोई बुक आप लेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ठीक है, उसमें पेपर होगा, ग्लू होगी, एटसेट्रा, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक कॉपी, इसका हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। पहले हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चीजें। नंबर 1 गत्ता, नंबर 2 कागज, नंबर 3 थोड़ा सा धागा भी नजर आ गया, नंबर 4 ग्लू और नंबर 5 क्या है? इंक, ठीक है। इस बुक के अंदर ये चीजें। इज इट क्लियर? तो ये हमने क्या किया है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम गत्ता देख लेते हैं जी, जैसे 10 ग्राम है, कागज है जी 200 ग्राम, ग्लू कितनी है 2 ग्राम और इंक कितनी है 5 ग्राम। ये अब हम वजन, जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका वजन बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इतनी को लंबी रॉकेट साइंस है? नो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। व्हाट? अब उसी तारीफ की तरफ चलते हैं जो समझ नहीं थी आई। क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए सैंपल। जो सैंपल आपको दिया गया है, जो सैंपल आपको दिया गया है, उसमें देखना कि डिटेक्शन एंड आइडेंटिफाई करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। अब डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन जो है लफ्ज आपको तंग करते हैं। इसमें एक लफ्ज 5 सेकंड में जब आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस आपकी क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें, टाइट्रेशन करते हैं पार्ट 1 में, वो देखते हैं कि कौन सी चीज किस मिकदार में मौजूद है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल के अंदर काम आती हैं। इज इट क्लियर? तो उसमें जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन होती है, इसलिए तीनों को हम देख लेते हैं। व्हाट इज डिटेक्शन? नोटिसिंग, यानी पता लगाना। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? रिकग्निशन, यानी पहचानना। व्हाट इज कंफर्मेशन? इसका मतलब है वेरिफिकेशन, यानी पक्का करना। डिटेक्शन का मतलब है पता करना, लगाना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना। कंफर्मेशन का मतलब है पक्का करना, तस्दीक करना। बात समझ आई? नहीं समझ आ भी नहीं सकती। क्यों? एक, जब तक माजे दोदी की बात ना सुनाओ। मां बेटियां लेटी हुई थी, रात का वक्त था, अकेली थी, आधी रात का वक्त था। एकदम से बाहर किसी चलने की आवाज आई। दोनों मां बेटी की आंख खुल गई। उन्होंने कहा कि बाहर लगता है कि बिल्ली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि कोई कदमों की चाप सुनाई दी। तो उनको पता लग गया कि बाहर जब कदमों की चाप सुनाई दी, वो समझ गए चोर है। उन्होंने पता लगा लिया, डिटेक्ट कर लिया कि चोर है। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या करे? वो उसी खिड़की सी खोली, ऐसे करके खोल के ना देखा तो बंदा नजर आ गया, हाथ में औजार भी पकड़े हुए। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि चोर है। ठीक है। उसके बाद बेटी माँ ने कहा बत्ती जला दे सेंध वाली। उसने बत्ती जलाई। उन्होंने बत्ती जलाई तो उन्होंने दोनों माँ बेटियां देख के हैरान हो गई। वो ये तो माजा दूधी, सवेरे दूध दिन दे, राती चोरियां कर दे। ठीक है। ओ कंफर्म कर लिया, वेरीफाई कर लिया, पक्का कर लिया। नो, अब पता लगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटेक्शन, व्हाट इज द एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। चीजों को जब अटेंशन देंगे तो क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी।
इज इट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से ये तीनों चीजें आपको समझ आएंगी। अब देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तारीफ क्या है कि किसी सैंपल के अंदर कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना। 2 स्टेप्स में, डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करना, पता लगाना और फिर उनको अच्छी तरह से पहचानना और फिर अगले लेवल पे उसको पक्का करना भी शामिल होता है। ठीक है। और व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस? उसके अंदर, उस सैंपल के अंदर जो चीजें हैं वो किस किस मिकदार में मौजूद हैं। इज इट क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। क्वांटिटी को मालूम करना, कॉन्स्टिट्यूएंट का जो चीजें उसमें मौजूद है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें, 1 2 3 4 5, ये उनकी मिकदार हुई। देन ये था केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या तारीफ है? केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस। समझ आई कि नहीं आई? नहीं, आ ही नहीं सकती। केमिकल कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर क्या होता है? आप किसी अपने दोस्त को गौर करें। ठीक है। कोई दोस्त है, उसका नाम है तलहा। ठीक है। तलहा जो है उसकी खूबी बयान करो कि नहायत वफादार है, नहायत वफादार। आपने उसकी प्रॉपर्टी क्या निकाली? वफादारी। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। और नहायत आपने बताया इतना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बताई, तो ये आप उसका कैरेक्टर बता रहे। बहुत लायक है, क्वालिटी क्या है? लायक होना। बहुत का मतलब इतने, क्वांटिटी भी बता रहे हैं। फिर कहते हैं इखलाक उसका जो है अच्छा है। क्वालिटी कौन सी है? इखलाक अच्छा बता रही है, उसका क्वांटिटी। तो जब भी किसी आदमी का कैरेक्टर बयान करते हैं, मैंने तो तारीफें बयान की हैं, तो साथ साथ आप क्या करते हैं? उसकी क्वालिटी बयान करते हैं कि उसके कैरेक्टर में ये खूबियां हैं और ये खामियां भी वैसे बयान करते होते हैं लोग। वैसे लोग तो ज़्यादा खामियां ही बयान करते हैं। और किस मिकदार में? ओ तो जनाब रज झूठ है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा झूठ है, यानी झूठ उसकी क्वालिटी हो गई और रोज का मतलब ठीक है, क्वांटिटी भी। तो जब हम किसी आदमी का कैरेक्टर बता रहे होते हैं तो हम क्या बता रहे होते हैं? उसकी क्वालिटीज भी बता रहे होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी बता रहे होते हैं। वो शक्ल कैसी है? कबूल सूरत, यानी शक्ल करके कबूल सूरत क्वांटिटी बता दी कि ठीक है शक्ल, लेकिन थोड़ी सी है कबूल सूरत। इज इट क्लियर? तो जब भी आप कैरेक्टर किसी का बता रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसलिए हमने कह दिया सिंपल कि तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसकी कैरेक्टराइजेशन। तो किसी केमिकल की जब हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, किसी केमिकल में बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं और किस किस मिकदार में मौजूद हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस केमिकल की कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किन लोगों ने कोई काम शाम किया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच रही है, लेकिन शुरू में जो इसका सारा स्कोप था वो ये था कि देखा जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुई और ख़ास तौर पे 1900 के बाद इसमें इंस्ट्रूमेंटल जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इसमें एंटर हो गए। तो हम देख लेते हैं फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इज़ाक मोरिट्स कोलथूफ, ये हॉलैंड का रहने वाला है और प्रोफेसर है। और इसके को 945 पेपर्स शाया हुए, कुछ 910-20 जो 810 वगैरह जो थे इसकी ऑन जॉब इसने कर दिए थे पेपर शाया। इसका बहुत एक्सटेंसिव वर्क है। ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर और प्रेसिपिटेशंस के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर। और ये बड़ा पीसफुल था। बाद में अमेरिका चला गया था, डेथ इसकी अमेरिका में हुई है। और इसकी पैदाइश भी मेरे परदादा की जो पैदाइश का दिन जो साल है वो भी इसी का 1894। तो दैट मैन पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का ये कायल था। ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर इसने रबड़ को कोल्ड प्रोसेस के ज़रिए इसने डेवलप किया। तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा इसने काम किया हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है बंदा वो है लीबिग, चूँकि इसका हमारे साथ बहुत ज़्यादा लिंक बनता है।
जस्टिस फ्रिगियर वॉन लीबिग, ये जर्मन था और इसने पहली दफ़ा सिस्टमेटिक एलिमेंटल एनालिसिस की है, एलिमेंट की तजिया। वो कंबशन एनालिसिस जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है वो लीबिग ने दिया है। इसी तरह ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी इसने बड़ा सिस्टमाइज उसको किया और ये पहला बंदा है जिसने लेबॉर्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग की है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप लेबॉर्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप दो काम करेंगे। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट दिए जाएंगे, मतलब NaCl दिए गए तो आपने चेक करना है कि इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, कौन सा कटायन है कौन सा एनायन है, यानी इसकी क्वालिटी चेक करनी। पार्ट 1 में टाइट्रेशन उर्फ आम में हमें कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपको मकदार को मालूम करना पड़ेगा या HCl की मकदार को मालूम करना पड़ेगा, KMnO4 और भी कुछ है। ठीक है जी, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा। तो ये दो काम आप करने पड़ेंगे। वेन एवर यू आर इन लेबॉर्ट्री यू आर परफॉर्मिंग दीज टू फंक्शंस, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके साथ एक पूछल सी लगी होती है, वो भी इसका हिस्सा है, वो है सेपरेशन। क्यों भाई, चीज सेपरेट होगी, पहले तो सेपरेट करेंगे तो फिर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसलिए सेपरेशन भी इसका पार्ट होती है, लेकिन वो हम इतना मतलब जरूरी नहीं समझते, बयान कई दफा नहीं करते। लेकिन सेपरेट चीज को सेपरेट करना, फिर उसके बाद उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। तो ये जो लेबॉर्ट्री में जो भी आप काम कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री की जो स्टडी शामिल हुई है, इसका बानी जो है ये लीबिग है, पहला बंदा। फिर इसने कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स को इन्वेंट किया कि कैसे उसको करना है। तो उस जो कंडेंसर होता है, जो वेपर्स को दोबारा लिक्विड में, कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो जो इंस्ट्रूमेंट करे उसको कहते हैं कंडेंसर। लेबॉर्ट्री में यूज होता है डिस्टिलेशन वगैरह में, तो उसका नाम ही लीबिग कंडेंसर है। यानी दो चीजें, यानी मैंने आप बताई, कंबशन एनालिसिस ये भी लीबिग का दिया हुआ है, और जो कंडेंसेशन है, कंडेंसर है और कंडेंसेशन का जो अमल है जो बार बार आप पढ़ते हैं, वो भी इसके। फिर ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने ये बताया, इंपॉर्टेंस को उजागर करने में फर्स्ट आदमी था कि नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, बोरान, कोबाल्ट, मैंगनीज, क्लोरीन, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो तकरीबन 1 पाउंड पर एकड़ आपको चाहिए होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो समिंग अप ऑल द लेक्चर, दिस वाज मोर इंफॉर्मेटिव एंड बेसिक टू गेट इनटू द इंटरेस्ट एंड गेट इनटू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। चूंकि 2-legged लेक्चर था, तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री देखी कि व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस। ये केमिकल क्या चीज़ होती है? ये केमिकल एनालिसिस होती है। क्या केमिकल एनालिसिस होता है? इसके दो हिस्से हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर उसकी मिसाल भी दे दी कि पार्ट 2 में आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे और पार्ट 1 में आप टाइट्रेशन करेंगे। तो और इसमें साथ साथ सेपरेशन भी शामिल है। इज इट क्लियर? दूसरी हमने चीज़ देखी थी यहाँ पे भी और मुख्तलिफ जगह पे भी कि किस तरह अटेंशन इज द मदर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज द मदर ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ memory. Any problem? Thank you for paying attention.